Good evening and welcome to this special governance entrepreneurship class at Ashoka University with Delhi's beloved Education Minister and the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia. Mr. Sisodia needs no introduction, being a prominent household name, not just in Delhi, but the entire country as an education reformist. In 2017, he was awarded as the finest education minister, and in 2019, as a champion of change. He recently released a candid account of his experiences as an education minister in his book called Shiksha, My Experiments as an Education Minister. I remember when I come to request you for this session, you said that मैं students से ज़्यादा interact करना चाहूँगा, so which I've seen you know enjoy quite a lot. We have a question from Trisha. मेरा क्वेश्चन आपके जो NGO के साथ engagement हुआ है उसके बारे में है. तो जो परिवर्तन और कबीर से जो आपने काम किया है with helping people reach the government and overcoming the hurdles of bribery or bureaucracy, हम ऐसा similar काम कैसे कर सकते हैं? As the youth, how can we take the kind of work you've done forward and apply it in a similar way to get similar change? Thank you, Trisha. Actually, social media और आज के ज़माने में तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं और यही एंटरप्रेन्योरशिप है कि वेल इन्फॉर्म्ड माइंड who can do some analysis, who understand some issue, can actually raise some voice. तो यूथ को IAS बने बिना या पॉलिसी लेवल पे जाए बिना बहुत उसकी जरूरत पड़ रही है, मतलब बहुत एवेन्यूज मिल रहे हैं. बट हैविंग सेड दिस, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, मैंने आंदोलन में काम किया, मैं जर्नलिस्ट रहा, बट जो चेंज हम करना चाहते हैं उसके लिए वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम जॉइनिंग पॉलिटिक्स. व्हेन आई से जॉइनिंग पॉलिटिक्स डज नॉट ऑलवेज मीन कि जस्ट बी ए पार्ट ऑफ एनी, बी ए मेंबर ऑफ एनी पार्टी एंड जस्ट कंटेस्ट इलेक्शन. जरूरत पड़े तो वो भी इलेक्शन भी लड़िए, बट पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्शन लड़ने के अलावा इतने सारे काम हैं. जैसे हमारी पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं और पार्टी लेवल पे भी काम कर रहे हैं. एजुकेशन, इकोनॉमी पे रिसर्च से लेके इंडस्ट्री, फ्यूचर जॉब्स, इन सब पर रिसर्च करने का, उसको एनालिसिस करने का बहुत काम कर रहे हैं. वो सारी इंटरवेंशंस कहीं ना कहीं जो भी रूलिंग पार्टी है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके की रिसर्च कर रहे होंगे लोग, तो वहाँ काम आती हैं. Sir, can you share some examples of governance entrepreneurship from within the Delhi government? बहुत सारे हैं. मैं मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है. हमारे सत्येंद्र जैन जी जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, जब 2015 में ज्वाइन किया था, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है देश में. तो ही विजिटेड वन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन दिल्ली. तो वो हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सरप्राइज इंस्पेक्शन पे पहुंचे तो वहाँ एक आदमी बाहर बैठा हुआ था. उन्होंने पूछा, भाई क्या करते हो? सरकारी कर्मचारी, 50, 60, 80 हजार रुपए की तनख्वाह वाला, मतलब 60-70 हजार तो आराम से होंगे, कि जी मैं जो भी आदमी यहाँ आता है उसका रजिस्टर में नाम लिखता हूँ. उसके बाद वो अंदर गए. अंदर फिर एक और आदमी बैठा है, आप क्या करते हो? जी मैं भी रजिस्ट्रेशन करता हूँ. फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास भी एक रजिस्टर रखा हुआ है. फिर वो कंपाउंडर के पास गए जो मतलब असिस्ट करता है, दवाइयाँ नहीं थी, उसके पास भी एक रजिस्टर था. तो एक छोटे से सेटअप में डॉक्टर है या नहीं है, कंपाउंडर है, दवाइयाँ हैं कि नहीं है, ये सब इमैटेरियल है. 4 रजिस्टर रखे हुए हैं और उस पर 4 सरकारी कर्मचारी वहां पे बैठ के उसको भरने का जरूर काम कर रहे हैं. ही सेड कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, ये तो कायदे में एक हमारे मोहल्ले में बैठने वाला एक MBBS जो जनरल फिजिशियन है, ये उसका कॉन्सेप्ट है. तो व्हाई डोंट अडॉप्ट दैट मॉडल. उस पूरे मॉडल को हमने बहुत सारे फिर डॉक्टर्स से बात करके स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च भी कराई. फाइनली वी अडॉप्टेड दैट मॉडल एंड कॉल्ड इट मोहल्ला क्लिनिक, कि बस एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा, उसी मॉडल पे चलेगा और उसको ऑनलाइन कर दीजिए. तो दिस वाज वन बिग एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. डोर स्टेप डिलीवरी वाज अनदर, कि सरकार के दफ्तरों में जाके काम कराना, दलाल से काम कराने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, ये सब कॉमन फीचर है गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड वर्क में. लेकिन हमने अभी तक करीब 125 सर्विसेज को, गाड़ी की सर्विस, गाड़ी के कागज बनवाने से, प्रॉपर्टी के कागज बनवाने से लेके बहुत सारी जात, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, ब्ला ब्ला ब्ला, 125 के करीब सर्विसेज को लेके हमने कहा भाई सरकार
आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आप बस फोन कर दो, आप बोलो मैं रात को 10 बजे घर पहुंचूंगा, सरकार का एग्जीक्यूटिव आपसे अपॉइंटमेंट लेके रात को घर पे आएगा, आपके पेपर स्कैन करेगा, ऑनलाइन अपलोड करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट में प्रोसेस होगी, वही आदमी घर आके बाद में आपको सर्टिफिकेट देके जाएगा। देयर इज अ फीस फॉर दैट, आई मीन टोकन फीस फॉर दैट। सो ये सारे एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप के ही हैं। सर, आपने दिल्ली में पब्लिक स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई कदम लिए, फ्रॉम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इस जर्नी में अपने सपने को सच करने के लिए आपने सिस्टम के अंदर से कौन से चैलेंजेस फेस किए और उनको कैसे ओवरकम किया? चैलेंज तो बहुत हैं। सबसे पहले तो एक माइंडसेट ही है, हमारे एक्सेप्टेंस में था, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे एक्सेप्टेंस में है कि नहीं ये तो नहीं बदल सकता, अब ऐसा करते हैं कुछ नया शुरू कर लेते हैं, और उसकी वजह से हम हमेशा अल्टरनेट खड़े करते चले जाते हैं, वेदर प्राइवेट और इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम तो मुश्किल है जी ठीक होना, अच्छे प्राइवेट स्कूल ही खोल देते हैं। या 2015 में मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया, इंक्लूडिंग some well-wishers at central government also and people who were doing work on education at mass scale in the country. They advised me कि ऐसा करते हैं जी, हम प्रयोग करते हैं दिल्ली में, you will be the first गवर्नमेंट स्कूलों को ना आसपास के अपने अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को दे देते हैं, जैसे डीपीएस से बात करो, 4 स्कूल वो चलाए, तो इससे मॉडल निकल के चला आएगा। तो मैंने कहा उससे पहले तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला सकती है। वो एक माइंडसेट जो है ना, खुद पे भरोसा नहीं होना सिस्टम का, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। टीचर्स का एक तरह से जो टैलेंट था, ठीक है टीचर आप बीएड पास लेके आते हैं, आप भर्ती करके लाते हैं, लेकिन 5, 7, 8 साल में उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। देखो हम 5, 7, 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं, ऐसी है। फिर एक बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी लेगेसी, जब हम गए सरकार में, हमने कहा भाई ईमानदारी से काम करना है और काम करना है, तो लोगों को लगा हाँ अभी नए नए पॉलिटिशियन आए हो, ठीक है थोड़े दिन बाद देखते हैं, बात करेंगे। जब आपके रिश्तेदार आपके ऊपर दबाव डालेंगे, यार दोस्त दबाव डालेंगे, साहब मुझे ठेका दिलवा दो, मुझे यहाँ नौकरी दिलवा दो, मुझे इसमें कमीशन दिला दो, तो तब देखेंगे। 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, कम से कम मैं इफ आई रिकॉल 1 से 1.5 साल तक it was hard for me to convince the people who were working with me in the government, from the government, जिन्होंने पॉलिटिकल लेगेसी को बहुत अच्छे से समझा हुआ था, देखा हुआ था, कि यार ये लोग आए हैं तो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उनको लगा पॉलिटिक्स में है तो थोड़े दिन तो होगा, फिर बाद में कहने लगेंगे भाई इस वाले में कितना कट मिलेगा। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट में समय लगा। एंड स्केल, सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा गवर्नमेंट का स्केल होता है। आप एक रिफॉर्म करते हैं, कुछ नया आइडिया लेके, एक एनजीओ के थ्रू, एक छोटे ग्रुप के थ्रू, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के, या कोई प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं। इट्स वेरी इजी आपके लिए कि आप चूजी होकर 100 बच्चे या 1000 बच्चे लेंगे और उनको अच्छी एजुकेशन दे देंगे। बट व्हेन यू आर इनटू गवर्नमेंट, आपको दिल्ली के, आई टॉक अबाउट दिल्ली, आपको दिल्ली के 44 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उसमें वो लोग भी होंगे जो बिल्कुल नॉन एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो लोग भी होंगे जिनके घरों में पढ़ाई का बिल्कुल वातावरण नहीं है और इच्छा नहीं है, वो लोग भी होंगे जो पढ़ाई के लिए मरे जा रहे हैं। तो आपको तो सबके लिए करना है, स्केल इज बिग। सो ये बड़े चैलेंजेस थे। तो सर जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी लुकिंग एट getting into IAS, getting into the NGO sector, getting into the sector which is supporting the government, but politics में कोई नहीं जाना चाहता। And आपके जैसे लोग जब politics में आए तो we've got a very different flavor of politics. So if you can share with us a little bit of your experience of this transition from, you know, corporate life or the typical job to becoming a politician, and maybe inspire us to also be less fearful of getting into politics. If you Google about me and if you somehow find some of the videos that I used to speak on the line, I used to speak pre 2012 जब political party form की थी, so you can find there that I was one of the biggest advocates की नहीं हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। पीपल यूज्ड टू कम टू अस कि आपने एक सक्सेसफुल मूवमेंट खड़ा किया है, आप लोग उसका एक हिस्सा रहे हो, नाउ
इज द टाइम आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करिए और गवर्नमेंट बनाइए, ये करिए वो करिए। तो आई यूज्ड टू टेल लाउडली कि नहीं नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए, हमारा काम तो एडवोकेसी है, हमारा काम भी अंडरस्टैंड द इशू, वी एनालाइज दैट, वी कैन डू सम रिसर्च, वी अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, हमारा काम ये है, हमारा काम पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। बट बीइंग हियर टुडे आई वुड से कि पॉलिटिक्स इज नॉट इजी एंड it's as tough as any other thing. Cracking an IIT exam is not also easy. Cracking an IAS exam is also not easy. Anything, forget about cracking exams. Opening a shop in a market and getting profit every day is not also an easy thing. आप छोटी सी दुकान भी खोलेंगे और शाम को चाहें कि मुझे कुछ प्रॉफिट घर के लिए, अपने खर्चे के लिए मिल जाए, वो भी इजी आसान काम नहीं है. So there is nothing easy. The only thing is कि are we ready to face the challenges? If we are ready to face the challenges, तो हम वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं. पढ़ने के समय पे IAS की तैयारी या JEE की तैयारी के भी हो सकते हैं, वो दुकान चलाने की, मार्केट में कॉम्पीट करने के भी हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आके कॉम्पीट करने के भी हो सकते हैं. The only thing is कि ड्रीम्स, क्या हमारे सपने हमको बेचैन करते हैं? That is very important. कलाम साहब ने जो बोला था ना कि सपने वो नहीं होते, बट इसके साथ साथ मैं उसमें एक वैल्यू ऐड करता हूँ कि सपने फिर आपको बेचैन करने चाहिए. आपको लगना चाहिए कि अगर एजुकेशन के जरिए चीजें सॉल्व होनी है तो फिर एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा. फिर शायद रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाते हैं, लाइक माइंडेड लोग अपने आप मिलते चले जाते हैं. दैट हैपेंड विद अस आल्सो. सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक इनिशिएटिव, एक एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव जो आपने लिया है ऑफ क्रिएटिंग द स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी here in Delhi, what is your vision for that? टू पॉइंट आंसर है इसका. एक है कि इसकी निटिग्रिटीज क्या है, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कैसे काम करेगी, इसमें किस तरह के कोर्सेज डिजाइन होंगे, कैसे रिसर्च करेगी. दूसरा है कि इसके पीछे का पूरा सोच क्या है. हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. और हमें पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. तो एज ए क्यूरियस स्टूडेंट वी यूज्ड टू आस्क कि भाई ये तो अच्छी बात है कि अंडर डेवलप्ड नहीं है, वी आर ऑन द क्रॉस, वी आर इन द मिड. तो ये जान के अच्छा लगता है कि हम सबसे पिछड़े वालों में नहीं है. और ये क्वेश्चन स्वाभाविक आता है कि अच्छा फिर सबसे अच्छे वालों में कब होंगे, डेवलप्ड कब होंगे. तो ऑब्वियस आंसर मिलता था बस सब बहुत बढ़िया चल रहा है, 4-5 साल में इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑलमोस्ट डेवलप्ड है. दिस वाज व्हेन वी यूज्ड टू बी इन स्कूल. आप लोग स्कूल में पढ़ के आए थे तो आई एम श्योर कि वो बदला नहीं है. अभी 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड. और इंडिया वाज देन आल्सो अ डेवलपिंग कंट्री. यू आर इनटू कॉलेज एज नाउ, कॉलेज प्लस कॉलेज एज. आज आप स्कूल एज के बच्चों से पूछें जो 6th 7th 8th में हैं, आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं. तो 30-40 साल तो हमको सुनते हुए हो गए कि साहब इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी और आ सकता है. क्यों नहीं हुआ? गलती कहाँ हो गई? हमने IITs खोले, हमने IIMs खोले, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सैकड़ों अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो देश को अच्छे, दुनिया को अच्छे प्रोफेशनल्स दे रही हैं. फिर हमसे गलती कहाँ हो गई? सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम अपने स्किल को जॉब सीकर माइंडसेट के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अपने पूरे स्किल और पूरे प्रोफेशन को जॉब सीकर माइंडसेट के साथ एक बच्चा स्कूल से निकलता है, यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी में जो भी उसको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाती है, वो मैनेजमेंट की दी जाए या प्लम्बिंग की दी जाए, मेडिकल प्रोफेशन बनाया जाए या एडवोकेट बनाया जाए, वो जॉब सीकर एटमॉस्फेयर में निकल के आता है. जब तक इंडिया जॉब सीकर माइंडसेट प्रोड्यूस करता रहेगा अपने स्कूल और कॉलेज से, जनरेशन बाय जनरेशन हमको यही पढ़ाना पड़ेगा कि 3 तरह के देश होते हैं और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. एट सच अ लार्ज स्केल हमको इस माइंडसेट को एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा. वो काम हमने 9th 10th 11th एंड 12th में किया. एंड दैट्स व्हाई इन पर्टिकुलर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट. एक बच्चा अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कॉलेज जाएगा तो उसको पढ़ने का एकदम तरीका बदल जाएगा. तो इस सारी चीजों के साथ हमने शुरू की ये यूनिवर्सिटी की 12th के बाद बच्चे आए, स्किल सीखें, लेकिन स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप सीखें. कोई अगर 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर रहा है से लेकर 3 महीने की 3 साल 4 साल की डिग्री कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, सबको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 महीने के प्लम्बिंग के बाद किसी कंपनी में नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहूंगा तो अपनी दुकान भी खोल के बैठ सकता हूँ.
यहाँ से लेकर और वहां तक। और नो वंडर आज दिल्ली पुलिस में सिपाही की जगह निकलती है तो हम बार बार अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब 400 पोस्ट थी, उसमें से 4000 लोग तो पीएचडी होल्डर हैं एप्लीकेंट्स सिपाही के लिए। तो कौन लोग हैं वो यार, पीएचडी के बाद भी अगर उनके अंदर जरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिंदगी में कुछ, सिपाही की बात नहीं है, एक पियोन की नौकरी के लिए मैंने अखबार में पढ़ा था, तो क्लास 4 पीएचडी करने के बाद भी मैं क्लास 4 की नौकरी के लिए लाइन में लग के खड़ा हुआ हूं। तो इसका मतलब मुझे अपनी पूरी नॉलेज पर जो मैंने 20 साल में गेन की है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस सरकारी नौकरी के अलावा भी और कुछ कर सकता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पूरी यूनिवर्सिटी का रिसर्च, इसका पूरा नोमेनक्लेचर इसी पे काम करने का होगा। सर, एक माइंडसेट के लेके जो आपने एक पॉइंट रेज किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ द थिंग्स दैट which we read also is acceptance of failure, and one of the reasons why countries like Israel and a couple of other nations which have become what is called a startup nation is because they have been able to allow failure, and the acceptance of failure socially and culturally is very high. Sir, is there something that can be done at a level where this culture of, if you fail as an entrepreneur, you are still accepted by society? Can that something can be done in that space? See, it's not about if you fail as an entrepreneur, what will happen? It's about if you are an entrepreneur, it doesn't matter if you fail, for you at least. You don't do suicide. Not physically, but mentally also. Physically तो फिर भी संख्या बहुत कम है, mentally तो कितने लोग सुसाइड करते हैं रोज। बस खत्म हो गया मेरी जिंदगी। और at every failure. So when I say entrepreneurship mindset, if you ask me कि आप 12th के बच्चे में after 4 years of entrepreneurship mindset curriculum क्या देखना चाहोगे, I would say कि 9th, 10th, 11th, 12th में अगर हमने इस बच्चे के अंदर यही डाल दिया कि मैं फेलियर से नहीं डरने वाला, I would use failure as an opportunity to rise one step ahead. I think that is entrepreneurship mindset. That is the success of this program of 4 years. So my question is just about engaging with power while dealing with opposing views, with specific reference to when you first got into power and you had this vision for education, but how did you actually go ahead with increasing so much expenditure on education while at the same time dealing with so many opposing views and opposition? Actually, it's not about me. It's about a teamwork. I am fortunate enough to be part of the team where we have a chief minister like Arvind Kejriwal who understands the value of education and who understand that anything that we dream about the country and society is possible only through education. And we as a government are just there to facilitate that, to help the people who are teaching, who are doing this work in their field. As finance minister, when I was preparing my first budget, I asked the chief minister that what is your guidance if you want to say anything specific. And very interestingly, he said that if you have to choose a school in finance. And that was the one line that gave me a way that forget it now. That's why I asked my education team that what you want, what you plan. And we started working on the budget. Eventually it came to be 25% of that time of the total budget of Delhi government. And the chief minister said, yes, we should do it. I'm sensitive to the fact that you have to leave for another event, but it's such an honor that the Deputy Chief Minister of Delhi took out nearly an hour to spend with us, and it's an honor that we could host you. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए तो यहाँ 55 लोग हैं इस क्लास में जो कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो जिस पे अगर डिबेट करना हो या सॉल्यूशन चाहिए दिल्ली के लिए, तो हमारे पास एक अच्छा ग्रुप है जो कि काम कर सकता है उस पे। बस थैंक यू सो मच। पीयूष, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो आ जाओ, प्रॉब्लम प्लीज डू कम। थैंक यू।